नमस्कार दोस्तों, आज हम आगे क्वेश्चन नंबर 60 से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 क्या था कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। देखिए, बंगाल के अंदर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने वाला जो था वो कौन था। रॉबर्ट क्लाइव था कि रॉबर्ट कॉर्नवालिस था कि वॉरेन हास्टिंग था या उनमें से कोई भी नहीं था। देखिए, इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा वॉरेन हास्टिंग। वॉरेन हास्टिंग जो था उसी ने ही जो है द्वैध शासन को अंत किया था। ठीक है, और ये 1772 से 1785 के बीच में जो है यहाँ का गवर्नर जनरल रहा, और इसने जो है 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी प्रणाली, जिसको कहते हैं कि द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। फलतः वॉरेन हास्टिंग ने दोनों उप दीवानों यानी कि सिताव राय तथा रजा खां को हटाकर उनकी शक्तियां खुद ग्रहण कर ली थी। इसका मतलब यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा वॉरेन हास्टिंग। यानी वॉरेन हास्टिंग ने क्या किया था, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। 61वां प्रश्न क्या है। लॉर्ड वेलेस्ली जो था, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन सा था। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो सहायक संधि का जन्मदाता भी उसको कहा जाता है ना। और इसीलिए ये जो पहला मराठा कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने देसी राज्यों को अपने अधीन करने के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई थी, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे इन्होंने जो है इसको अपनाया था। ठीक है, और इनको पेंशन भी दी जाती थी इसके लिए। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से मैं कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। यानी आत्मीय सभा को किसने संस्थापित किया था। राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, इन्होंने ही आत्मीय सभा को गठित किया था। और कहाँ किया था इन्होंने, 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की थी। यानी 1815 में कलकत्ता के अंदर इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। ठीक है जी। इन्हीं के प्रयासों से भारत में सती प्रथा को अवैधानिक घोषित कर दिया गया। यानी कि सती प्रथा को समाप्त करने में भी राजा राम मोहन राय का ही बहुत बड़ा योगदान था। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ कहाँ पर स्थित थीं। ठीक है, देखिए, बिहार में सोने की जो खानें थी वो आपकी पटना में जो है स्थित थी। कहाँ पे थी, 17वीं शताब्दी के अंदर। अगला देखिए, एस्टर बेल्ट कहाँ स्थित है। देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। एस्टर सदृश बेल्ट यानी एस्टर सदृश बेल्ट कहाँ पर स्थित है। मंगल और बृहस्पति के बीच में है, या फिर पृथ्वी और मंगल के बीच में है, या पृथ्वी और शनि के बीच में है, या शुक्र और पृथ्वी के बीच में है। एस्टर सदृश बेल्ट कहाँ पर स्थित है, इसका सही जवाब होगा एस्टर सदृश के क्षेत्र और सौर प्रणाली के मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच मोटे तौर पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये किसके बीच में होते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये उपस्थित होते हैं। यानी कि इसका पहला उत्तर सही होगा। 1 इज़ द राइट आंसर। मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टर सदृश बेल्ट जो है स्थित होते हैं। ठीक है, और 4 सबसे बड़े क्षुद्र ग्रहों में निहित है, जैसे सेरेस, वेस्टा प्लस और हाइजिया। ठीक है, पृथ्वी क्षुद्र ग्रहों और ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों से इन्हें अलग रखने के लिए इस नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो क्षुद्र ग्रहों और ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों से इन्हें अलग रखने के लिए इसे इस नाम से बुलाया जाता है। यानी कि एस्टर सदृश बेल्ट कहाँ स्थित है, यदि बोला जाए तो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। 65वां प्रश्न, देखिए, यहाँ पर ये आ गया है आपका जैव विविधता से जुड़ा हुआ, यानी कि आपका ईवीएस से जुड़ा हुआ एनवायरमेंटल साइंस।
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है, यानी कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो है आपका तीसरे नंबर में पेरू में पाई जाती है। पेरू अपनी जैव विविधता, जलवायु और भौगोलिक संरचना के कारण विश्व में देशों में शामिल है। 17 देश हैं विश्व में, उसमें ये शामिल है जहाँ जैव विविधता की प्रचुरता देखने को मिलती है, यानी कि पेरू के अंदर सबसे ज़्यादा जैव विविधता हमें देखने को मिलती है। वर्ष 2003 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पेरू में 21,462 यानी 5855 तो स्थानीय प्रकार के पौधे और जंतुओं की प्रजातियां, लगभग 91,800 जिसमें 120 स्थानीय हैं, और पक्षियों से अधिक पक्षी यानी 500 से अधिक स्तनधारियों की और 300 से अधिक सरीसृपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी कहने का मतलब पेरू में समान रूप से विविध जीव जंतु भी हैं। तो ये तमाम प्रजातियां पाई जाने के कारण पेरू जो है वो जो है जैव विविधता में सबसे ज़्यादा समृद्ध है। ठीक है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में यह। ठीक है, विदर्भ जो है वो क्या है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह क्या है, गुजरात का अंग है कि महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है या उड़ीसा का अंग है, ये किसका अंग है। ये अंग जो है हमारा विदर्भ महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है, और विदर्भ महाराष्ट्र का पूर्वी अंग भी है। इसका पुराना नाम बेहाई, इसका पुराना नाम जो है वो क्या था, बेहाई था, इसको बेहाई बोला जाता था। और महाराष्ट्र का 30% से अधिक क्षेत्रफल जो है विदर्भ के अंतर्गत आता है। तो यानी विदर्भ जो है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। जो संघीय मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति या राष्ट्रपति के प्रति या संसद के प्रति या केवल लोकसभा के प्रति। देखिए यहाँ पे जो है फोर्थ प्रश्न जो है वो हमारा ठीक होगा, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन जो है केवल लोकसभा के प्रति संघीय मंत्रिपरिषद जो होता है वो हमारा उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से यहाँ पे बात हो रही है, जबकि केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से ही लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात हो रही है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और जबकि केंद्रीय मंत्री की बात की जाए सिर्फ, क्योंकि वहाँ देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है उसकी बात हो रही है जिसमें मंत्रियों का समूह है, लेकिन केंद्रीय जो मंत्री होते हैं सिर्फ वो व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कि केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात की जाए, वो लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। आगे, निम्न में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थिति, एक मिनट ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में इस स्पीति से किन्नौर को अलग करती है। देखिए स्पीति से किन्नौर को अलग करती है। यहाँ प्रश्न क्या है कि कौन सी श्रृंखला की बात की जा रही है जो एक छोर पर लद्दाख को किससे अलग करती है, कश्मीर की घाटी से और चिनाब नदी से अलग करती है। ठीक है, यानी कि लद्दाख को कश्मीर की घाटी से और चिनाब नदी से अलग करती है। तो लद्दाख को देखिए एक छोर से कश्मीर की घाटी से, दूसरी छोर से जो है चिनाब नदी से अलग करती है, और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के स्पीति से किन्नौर को अलग करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला हमारी होगी कौन सी, जास्कर श्रेणी होगी। कौन सी होगी, जास्कर। ठीक है, 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं आपकी, काराकोरम, लद्दाख काराकोरम और जास्कर। लद्दाख काराकोरम जास्कर, ये 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हमारी हैं जो कि बृहद हिमालय में आती हैं। ठीक है, लद्दाख
जास्कर, कराकोरम, ये 3 जो है पर्वत श्रृंखलाएँ हमारी किस में आती हैं? बृहद हिमालय में आती हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है यदि बात की जाए तो जास्कर श्रेणी रणनीतिक रूप से तो महान हिमालय पर्वत श्रृंखला के भीतर है, एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई है जो कश्मीर राज्य की दक्षिणी पूर्वी सीमाओं से उत्तर पश्चिमी में बल्टिस्तान की पूर्वी सीमा तक फैली हुई है। लद्दाख की को एक छोर पर कश्मीर की घाटी और चेनाब नदी से और किन्नौर को हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में से अलग करती है। यह संरचना से भौगोलिक महत्व देती है। कहने का मतलब यहाँ पे हमें एक याद ये रखना है कि क्या याद रखना है कि जो श्रृंखला है एक छोर पे से लद्दाख को क्या करती है? कश्मीर घाटी, और दूसरे छोर पे चेनाब नदी से अलग करती है लद्दाख को। ठीक है, तो लद्दाख जो है किसके बीच में है, क्या मतलब ये है। तो यहाँ पर जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला है? वो आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला है। तो जास्कर पर्वत श्रृंखला ये जो है, ठीक है, यहाँ पर ये तो लद्दाख को एक तरफ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कश्मीर की घाटी और दूसरी तरफ चेनाब नदी। तो ये है कश्मीर की घाटी और यहाँ पे चेनाब नदी है। ठीक है, तो ये है हमारी यहाँ पर जास्कर श्रृंखला। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको हम बोलते हैं एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, एफडीआई बोला जाता है इसको। इसकी शुरुआत करने वाले वित्त मंत्री का क्या नाम था? यानी एफडीआई की शुरुआत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के तहत एफडीआई की शुरुआत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? बताइए। 69 ये थे मनमोहन सिंह जी। ठीक है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 1991 में शुरू किया गया था। कितने में कब किया था? 1991 में ये शुरू हुआ था एफडीआई। ठीक है, और ऐसे तात्कालिक उस समय के जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और जो कि किसके तहत? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसको फेमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को फेमा बोला जाता है। उसके तहत जो है इन्होंने इसकी शुरुआत की थी एफडीआई की। तब से अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से इस पर निर्भर किए बिना विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विस्तृत उपाय किए गए हैं। कहने का मतलब एफडीआई की शुरुआत करने वाले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी। देखिए आगे, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसको बोलते हैं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसको आईसीडी, ठीक है, आर्थिक सहयोग, आर्थिक ओईसीडी बोलते हैं, ओईसीडी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। ठीक है, इसकी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, पेरिस में, वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है वो हमारा आपका पेरिस में, फ्रांस, पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में है। देखिए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की। फ्रांस की कैपिटल हो गई पेरिस, तो ये पेरिस में है। ठीक है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय, हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। ठीक है, 1961 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए इसको स्थापित किया गया था और 36 सदस्य देशों के साथ एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है ये। यानी कि इसके जो सदस्य देश हैं वो 36 सदस्य देश हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो की गई थी 1961 में की गई थी। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला देखिए, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, ये आपका एक रीजनिंग का जो है सवाल है, इसको समझना है हमको। यहाँ पर दिए गए शब्द में है क्या? इसमें देखिए, ये जो शब्द लिखा है FLAMBOYANT, ठीक है, शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है? कहने का मतलब यहाँ पे हमारे को
जो है 4 शब्द दिए गए हैं। लैम्प दिया गया है, अबाउट दिया गया है, मॉन दिया गया है, बोट दिया गया है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ ये पता लगाना है कि कौन सा शब्द का नहीं बनाया जा सकता है इसमें, ठीक है। तो जो बनाए जा सकते हैं उनको हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पर हमें इन शब्दों में, इस पूरे के अंदर जो शब्द हैं, मतलब जो एक अल्फ़ाबेट है, वो अल्फ़ाबेट हमें ये देखना है किसमें, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कि इसमें दिया गया अल्फ़ाबेट नहीं है। तो देखिए लैम्ब, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए यदि मैं बात करूं एल की, तो एल देखिए इसमें है, कट गया। ए की बात करूं तो देखिए ए है, इसमें कट गया। एम की बात करूं तो एम है, कट गया। बी की बात करूं तो कट गया। इसका मतलब शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया सकता, तो ये तो किया जा सकता है, ये तो आंसर है नहीं। दूसरा देखिए बी, इसको मिटा देते हैं हम फिर दोबारा। देखिए बी है, बिल्कुल है। ओ है, यू है, देखिए यू नहीं है, इसका मतलब यही आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार हैं। देखिए हमें ये देखना है कि जिस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर दिए जाते हैं, उसी अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार हैं, क्रम में हैं। तो इसका उत्तर यदि हम देखें तो देखिए एस जो होता है उसका 19 होता है, और एच का कितना होता है बच्चों, 8 होता है, ठीक है। और ए का कितना होता है, 1, और आपका डी का कितना होगा, 4, और ई का कितना होगा, 5, ठीक है। तो क्या ये क्रमानुसार, आप देखेंगे क्रमानुसार पूछा जा रहा है हमसे, तो हम क्रमानुसार देखेंगे कि कौन सा है, ठीक है। दो में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार हैं।